हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने संथाल विद्रोह को कंप्लीट किया था। ठीक है, संथाल विद्रोह को, जिसे हूल विद्रोह भी कहा जाता था या कहा जाता है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सरदारी आंदोलन और सफाहोड़ आंदोलन। तो फ्रेंड्स, पहले जितने भी हमने विद्रोह देखे वो सारे जो थे वो एक तरह से सुधारवादी आंदोलन नहीं थे, एक तरह से विद्रोही थे, यानी कि जिसमें आपका जो है वो एक दूसरे के खिलाफ क्या होता था ना, कि अंग्रेजों के खिलाफ क्या होता था, विद्रोह किए जाते थे, उनके विरुद्ध खड़े होते थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, तो सुधारवादी आंदोलन है। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से कुछ कुछ सुधार होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, सरदारी आंदोलन, सफाहोड़ आंदोलन, खरवार आंदोलन, बिरसा आंदोलन जिसे मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ताना भगत आंदोलन और हरि बाबा आंदोलन। तो आज जो हम पढ़ेंगे उस क्या क्या है, सरदारी आंदोलन और सफाहोड़ आंदोलन। इस वीडियो में हम इस दो आंदोलन को ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो सरदारी आंदोलन है उसकी शुरुआत कब होती है, 1858 में, और वो कब तक चलता है, तो 1895 तक। ठीक है, देखिए जैसे सरदारी आंदोलन जो है उसकी शुरुआत कब हुई, 1858 में, और कब तक चलता है ये, 1895 तक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सरदारी आंदोलन होता है बेसिकली ये एक भूमि आंदोलन था, यह एक भूमि आंदोलन था। ठीक है, सरदारी आंदोलन को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि एक मुल्की, ठीक है, मुल्की आंदोलन, या तो फिर मिल्की आंदोलन। ठीक है, मुल्की या तो फिर मिल्की, ये दोनों का मतलब क्या होता है, तो मुल्की का मतलब होता है मातृभूमि, मातृभूमि। ठीक है, और मिल्की का मतलब क्या होता है, तो मिल्की का मतलब होता है जमीन, मिल्की का मतलब क्या होता है, जमीन। यानी कि ये जो सरदारी आंदोलन है वो किससे संबंधित है, तो भूमि आंदोलन से। ठीक है, देखिए ये जो सरदारी आंदोलन है उसके नेतृत्वकर्ता कौन हुए, तो नेतृत्वकर्ता कौन थे, कोल सरदार। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोल जो है वो बेसिकली कौन होते थे, तो मुंडा और हो, इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है, तो कोल कहा गया है। ठीक है, दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है, कोल। ठीक है, ये जो कोल सरदार जो सरदारी आंदोलन के नेतृत्व करता थे, इनको उरांव जनजाति का समर्थन भी मिलता है सरदारी आंदोलन में। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि समर्थन जो है, कोल सरदारों को समर्थन किसका मिलता है, तो उरांव जनजाति का। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका कारण, यानी कि सरदारी आंदोलन के होने के क्या क्या रीजन थे। तो कारण क्या क्या था, कोल विद्रोह के समय यहाँ के आदिवासी अपने मातृभूमि को छोड़कर असम, बंगाल तथा भूटान वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। ठीक है, होता क्या है, जो कोल विद्रोह जो हुआ था, मैंने आपको बताया था कि कोल विद्रोह का जो समय था वो कब का था, 1831 से 1832 तक। ठीक है, और कौन से क्षेत्र में होता है, तो छोटा नागपुर क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में होता है, छोटा नागपुर क्षेत्र में। ठीक है, जब कोल विद्रोह हुआ था तो यहाँ के जो आदिवासी होते हैं, यहाँ के जो निवासी होते हैं, वो अपने जगह को छोड़कर या अपने स्थानों या अपने क्या बोल सकते हैं कि मातृभूमि को छोड़कर कहाँ चले गए, तो असम के चाय बागानों में, ठीक है, बंगाल, भूटान इत्यादि क्षेत्रों में वो चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी बीच क्या होता है ना कि दूसरे लोग यानी कि दिकू, जो दूसरे लोग होते हैं, तो दूसरे लोग कौन आएंगे, जो बाहरी, और बाहरी को ये लोग क्या कहते थे, तो दिकू कहते थे। ठीक है, जो दूसरे लोग होते हैं वो उनकी जमीन को क्या करते हैं, तो हथिया लेते हैं। ठीक है, लेकिन हथिया तो लेते हैं, उसके बाद वो तो वहां पे क्या करते रहते हैं कि खेती कर रहे हैं या अपना जीवन यापन चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब ये कोल जो है जब वापस आ जाते हैं इस क्षेत्र पे, तो वापस आने के बाद वो क्या करते हैं कि अपनी जमीनों पे कब्जा करने का सोचते हैं, लेकिन जो अभी जो नए मालिक होते हैं इन जमीनों का, वो जमीनों को लौटाने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं।
वो क्या बोलते हैं कि ये जमीन आपकी नहीं है, तो वो जमीनों को लौटाने से क्या कर देते हैं, इनकार। और इसी के कारण क्या होता है, जो कोल सरदार होते हैं अपनी जमीन को वापस पाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, तो विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह कह सकते हैं या तो फिर आंदोलन, ठीक है, जो लगभग 40 वर्षों तक चलता है। ठीक है, एक तो रीजन यह हुआ जो भूमि से रिलेटेड थी। ठीक है, दूसरा रीजन क्या होता है कि इन जो जमींदार थे वो क्या करते थे, तो आदिवासियों का शोषण करते थे, यानी उनसे बलात् श्रम करवाते थे। बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती। ठीक है, यानी कि उनसे जबरदस्ती क्या किया जाता था, तो काम करवाया जाता था, सो भी बेगारी पे, यानी कि उनको कुछ पे नहीं किया जाता था इसका। ठीक है, और आगे क्या है, तो बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना। जो बिचौली होते थे ये बड़े व्यापारी होते थे। ठीक है, जो बड़े व्यापारी हो गए, बड़े व्यापारी या जमींदार। ठीक है, तो इनके द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना, तो ये सब रीजन क्या बनता है, सरदारी आंदोलन का रीजन बनता है। ठीक है, तो ये जो सरदारी आंदोलन है ये इसका भी 3 चरण आता है। ठीक है, कि अलग अलग चरणों में अलग अलग रीजन भी हुए। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं उसको। देखिए, जो सरदारी आंदोलन है उसे 3 चरणों में बांटा गया था। ठीक है, सरदारी आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया, यानी कि ये 3 चरणों में क्या होता है, तो संपन्न होता है। ठीक है, तो प्रथम चरण जो है वो 1858 से लेके 1881 तक चलता है। ठीक है, प्रथम चरण कब से कब तक होता है, 1858 से लेकर 1881 तक। तो जो प्रथम चरण होता है उसे भूमि आंदोलन के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एक प्रकार का यह क्या होता है, भूमि आंदोलन। भूमि आंदोलन एक प्रकार का क्या था, भूमि आंदोलन। ठीक है, दूसरा क्या है, तो दूसरा चरण जो है 1881 से लेकर 1890 तक है। ठीक है, कब से कब तक है, 1881 से लेकर 1890 तक। और ये जो दूसरा चरण है ये पुनर्स्थापना आंदोलन के तौर पे देखा जाता है। एक मिनट, पुनर्स्थापना आंदोलन के तौर पे इसे या आंदोलन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तृतीय चरण जो होता है वो एक प्रकार का राजनीतिक आंदोलन बन जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो धार्मिक नेता लोग हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, अलग अलग धार्मिक नेता, सॉरी, धार्मिक जो गुरु होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रथम चरण, देखिए होता क्या है कि प्रथम चरण का टाइम पीरियड तो आपने देख ही लिया है। ठीक है, कि 1858 से लेकर 1881 तक है। यह आंदोलन अपनी हड़पी गई भूमि को वापस पाने से संबंधित था, यानी कि एक प्रकार का क्या था, यह भूमि आंदोलन था, एक प्रकार का भूमि आंदोलन। ठीक है, आरंभ क्षेत्र कहाँ था, तो छोटा नागपुर खास। आखिर ये तो जो कोल थे उन्हीं लोग से ये क्या हुआ था, तो शुरू हुआ था। ठीक है, जो कोल आदिवासी जो होते हैं उनसे क्या होता है, शुरू होता है। उनका क्षेत्र ही था कौन सा, तो छोटा नागपुर खास क्षेत्र। तो आरंभ क्षेत्र कहाँ है, छोटा नागपुर खास। आप इसे मैप पे यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे एक रफली मैप आप ड्रॉ कर लीजिए और मैं आपको बता दूंगी तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए ये जो क्षेत्र था ना, यहाँ जो छोटा नागपुर का क्षेत्र था, पुराने वाले मैप पे आपको मिल जाएगा, यहीं पे था आपका क्या, छोटा नागपुर खास, छोटा नागपुर खास। ठीक है, तो इसी क्षेत्र पे क्या होता है, आपका सोनपुर भी आएगा, बसिया भी आएगा, दोईसा भी आएगा और खुखरा। तो दोईसा तो आपको पता है कि ये नागवंशियों की जो राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, या छोटा नागपुर क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी कौन सी, तो दोईसा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे भी अगर विद्रोह होता है तो ऐसा थोड़े है कि केवल उसी क्षेत्र पे विद्रोह हो रहा है, उसका जो अगल बगल क्षेत्र है वहां पे भी क्या होगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि आरंभ क्षेत्र तो छोटा नागपुर खास था, यानी कि प्रमुख केंद्र बना, और फैला कहाँ कहाँ, तो सोनपुर, बसिया, दोईसा और खुखरा में। ठीक है, जब यह आंदोलन ज्यादा मतलब बढ़ने लगता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूमि आंदोलन के प्रसार को देखते हुए
सरकार ने भूमिहरी कास्तों के सर्वेक्षण का निर्णय लिया। ठीक है, अब भूमि आंदोलन के प्रसार को देखते हुए सरकार ने भूमिहरी कास्तों के सर्वेक्षण का निर्णय लिया। हुआ क्या कि जब यह आंदोलन बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है तो जो ब्रिटिश कंपनी जो होती है, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार होती है, वो क्या करती है, तो वो एक सर्वेक्षण करवाती है और वहां पे देखती है क्या कि एक्चुअल में ये जो जमीन है ये जो यहाँ के निवासी जो तो पहले जो थे उनका ये जमीन है कि नहीं है। ठीक है, और इसी की जो जिम्मेवारी है वो किसे दी जाती है, तो लाल लोकनाथ को। ठीक है, इसकी जो जिम्मेवारी है यानी कि भूमिहरी जो कास्तों यानी जो जमीन का जो सर्वेक्षण किया गया, ठीक है, तो उसकी जिम्मेवारी किसे दी गई, लाल लोकनाथ को, लाल लोकनाथ को। ठीक है, और हुआ क्या कि 1867 में 1867 में सरकार को ये पता चल गया क्या कि ये जमीनें जो होती हैं ये इनकी जमीन थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सरकार को या सरकार ने यह मान लिया, सरकार ने यह मान लिया कि ये जमीनें इनकी थी, यानी जो पुराने जो निवासी थे यहाँ के, ये जमीनें उनकी थी। ठीक है, तो क्या किया जाता है, तो 1869 में छोटा नागपुर टेन्यूस एक्ट, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ठीक है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। ठीक है, और उसके तहत क्या किया गया कि जो पुराने जो निवासी थे उनको उनकी जमीनें लौटा दी गई। ठीक है, उनको उनकी जमीनें क्या कर दी जाती है, तो लौटा दी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि, एक मिनट मैं इसे ऊपर में लिख देती हूँ। ठीक है, टेनेंसी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जिन रैयतों से भूमिहरी जमीन, अभी ये भूमिहरी जमीन क्या होता था, तो इसको लिखने के बाद मैं आपको वो बता दूंगी। ठीक है, भूमिहरी जमीन छीनी गई थी, उसे वापस लौटा दिया गया, उसे वापस लौटा दिया गया। ठीक है, तो इसके तहत जो क्या होता है ना कि 25 परगनों के 2482 गांवों को क्या पहुंचता है, तो लाभ पहुंचता है। 2482 गांव जो होते हैं उनको ये लाभ पहुंचता है। ठीक है, तो उनमें से कौन कौन से जो गांव होते हैं जिनको लाभ पहुंचा, तो देखिए ये जो जमीन लौटाने की जो प्रक्रिया है वो पहले हम देख लेते हैं कि कब से कब तक चलती है। तो इसकी जो प्रक्रिया ये कब से कब तक चलती है, तो 1869 से लेकर ये 1880 तक ये चली थी। ठीक है, और जिसके तहत जो रैयत थे, जो छोटे जो किसान होते हैं, उनकी जमीनें को क्या किया गया था, तो लौटा दिया गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपको एक दिखता होगा कि भूमिहरी जमीन, तो भूमिहरी जमीन का मतलब होता है उरांव की जमीन। भूमिहरी जमीन का मतलब क्या होता है, उरांव की जमीन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ कुछ वर्ड जो है देखने को मिलेंगे, जैसे राजहंस, मंझियस, कोडकर, भूमिहरी और खूंटकटी। तो ये सारी जो है ये जमीनों की प्रकार है। ठीक है, ये क्या है, तो जमीनों का प्रकार है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि ये कौन कौन सी जमीनें होती थी। तो जैसे यहाँ पे क्या है, राजहंस, तो राजहंस का मतलब क्या, राजाओं की जमीन। राजहंस का मतलब राजाओं की जमीन, जिसे बाद में रैयतों को दान दे दिया गया। ठीक है, ये राजाओं की जमीन होती थी। ठीक है, मंझियस का मतलब क्या होता है, जमींदारों की जमीन। मंझियस का मतलब जमींदारों की जमीन। ठीक है,
कोड़कर का मतलब क्या होता है? तो सदानों की जमीन, सदानों की जमीन। सदान का मतलब क्या होता है? तो ये होते हैं गैर आदिवासी। जो सदान होते हैं वो कौन होते हैं? तो गैर आदिवासी होते हैं, गैर आदिवासी। ठीक है। भुइंहरी का मैंने आपको पहले बताया। तो ये जो भुइंहरी जमीन है वो क्या है? तो उरांव की जमीन, उरांव की जमीन। ठीक है। और खूंटखटी जमीन क्या थी? तो मुंडाओं की जमीन, मुंडाओं की जमीन। ठीक है। राजहंस का मतलब क्या हुआ? राजाओं की जमीन, जिसे बाद में रैयतों को दान दे दिया गया था। ठीक है। मंझियस का मतलब जमींदारों की जमीन। कोड़कर का मतलब होता है क्या? सदानों की जमीन। ठीक है। और भुइंहरी का मतलब क्या हुआ? उरांव की जमीन। और खूंटखटी का मतलब मुंडाओं की जमीन। ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से जमीनों को 1869 का जो टेनेंसी एक्ट जो पारित हुआ, तो उससे कौन कौन सी जमीनों को फायदा हुआ? तो दो जमीनें थी, कौन कौन सी? एक थी आपकी मंझियस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एक जो थी वो मंझियस थी। ठीक है। और एक जो थी आपकी वो थी भुइंहरी जमीन। ठीक है। तो इन जमीनों को क्या होता है? इस व्यवस्था से फायदा पहुंचता है। ठीक है। इस व्यवस्था से, इस प्रकार की जमीनों को, इस प्रकार की या इस प्रकार की जमीनें लाभान्वित हुई। ठीक है। जो मंझियस जमीन होती है और जो भुइंहरी जमीन होती है, इन्हीं दो जमीनों को क्या होता है? तो इससे लाभ पहुंचता है। बाकी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक राजहंस, राजहंस, कोड़कर और खूंटकटी, इन तीनों जमीनों को जो है इससे किसी भी तरह का लाभ नहीं पहुंचता है। और लाभ नहीं पहुंचने के बाद ये क्या कर देते हैं? तो ये विद्रोह कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि इससे तो उन्हें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है, 1 मिनट। ये तो था जो हमारा ये पहला चरण था, ये हमारा पहला चरण था। ठीक है। जिसमें हमने क्या जाना कि जो पहला चरण है सरदारी आंदोलन का, वो किससे रिलेटेड था? तो भूमि आंदोलन से रिलेटेड था। क्यों ये हुआ? क्योंकि जो कोल थे उन्होंने क्या किया था पहले? तो जो जमीन उन्हें जहाँ पे वो बसे थे वहां पे क्या करते हैं वो लोग? आके वहां पे जमीनों को साफ करते हैं। ठीक है। और उसे रहने योग्य बनाते हैं। और कोल विद्रोह होने के बाद वो जो है उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब वो वापस आते हैं तो उनकी जमीनों को दूसरे जो मालिक थे वो देने से इनकार कर देते हैं। ठीक है। और यह विद्रोह क्या हो जाता है? यह विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। यह विद्रोह क्या हो जाता है? प्रारंभ। ठीक है। जिसका हमने प्रथम चरण देख लिया। ठीक है। अब हम चलते हैं द्वितीय चरण में। देखिए द्वितीय चरण, तो द्वितीय चरण का टाइमिंग पीरियड क्या है? तो 1881 से लेकर 1890 तक, 1881 से लेकर 1890 तक ये जो आंदोलन ये किसे रिलेटेड था? तो सरदारी आंदोलन का द्वितीय चरण, सरदारी आंदोलन का द्वितीय चरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पुराने मूल्यों की स्थापना करना, पुराने मूल्यों की स्थापना करना। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का पुनर्स्थापना आंदोलन था, पुनर्स्थापना आंदोलन, एक प्रकार का पुनर्स्थापना आंदोलन था। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक समय आता है, वो समय कौन सा होता है? 1879 का। ठीक है। 1879 का। उस समय क्या किया? तो जो मुंडा थे वो क्या करते हैं? छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या करते हैं? वो दावा करके कह देते हैं क्या कि जो छोटा नागपुर क्षेत्र है वो क्या है? तो हमारा है, छोटा नागपुर क्षेत्र हमारा है। और 1881 में
1881 में मुंडा सरदारों का जो एक दल होता है, यानी कि एक गुट बना के ये क्या करते हैं, तो दोईसा में क्या करते हैं, वो बसने लगते हैं, रहने लगते हैं, ठीक है। और ये दोईसा वही क्षेत्र था जो क्या था, तो छोटा नागपुर क्षेत्र की राजधानी, छोटा नागपुर क्षेत्र की राजधानी, ठीक है। वहां क्या करते हैं, अपने आप को स्थापित कर लेते हैं और छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कर देते हैं, तो स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते हैं, ठीक है। और इन जो ये जो सारी चीजें जो चल रही थी, उसके नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, तो नेतृत्वकर्ता होते हैं जॉन बैप्टिस्ट। नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, जॉन बैप्टिस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना कि ये विद्रोह जब ज्यादा बढ़ने लगता है, तो इस आंदोलन के जितने भी नेता थे सारों को क्या कर लिया जाता है, तो पकड़ लिया जाता है और उन्हें सजाएं दे दी जाती हैं। और 1890 तक यह विद्रोह जो है स्वतः क्या हो जाता है, तो समाप्त, क्योंकि जो नेता थे वो क्या होते हैं, पकड़े जाते हैं। तो नेता पकड़े जाएंगे तो लीड करने के लिए तो कोई बचेगा नहीं, ठीक है। तो लीड करने के लिए कोई भी नहीं बचेगा, तो ये विद्रोह जो है 1890 में यह स्वतः क्या हो जाती है, तो समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये द्वितीय चरण भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जिसका रिलेशन किससे था, तो पुनर्स्थापना आंदोलन से, ठीक है। आगे चलते हैं हम तृतीय आंदोलन में, ठीक है, यानी कि तृतीय चरण में। देखिए मैंने आपको बताया क्या कि तृतीय चरण तक आते आते क्या हुआ था ना कि इसका जो स्वरूप था वो क्या कैसा हो गया था, राजनीतिक हो गया था। यानी कि इसमें कुछ कुछ जो ईसाई धर्म के जो लोग होंगे वो आएंगे, ठीक है। और यहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश करके क्या करते हैं, उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए क्या कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। और कहते हैं क्या कि अगर आप ईसाई धर्म को अपना लेते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे आपकी जमीनों को वापस पाने में। लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसे। इस तृतीय चरण का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, तो 1890 से लेकर 1895, 1890 से लेकर 1895। इस चरण तक आते आते इस आंदोलन का जो स्वरूप है वो कैसा हो गया था, तो राजनैतिक। कैसा हो जाता है चरण, तो राजनैतिक। आदिवासियों ने अपनी हड़पी गई जमीनें वापस पाने हेतु विभिन्न ईसाई मिशनरियों वकीलों से सहायता मांगते हैं, परंतु उन्हें झूठा आश्वासन दे दिया जाता था और परिणामतः जो आदिवासी इनसे क्या करते हैं, तो चिढ़ने लगते हैं, ठीक है। इसी में कुछ धर्म प्रचारक आते हैं, यानी कि कुछ लोग आते हैं जो धर्म का क्या करते थे, प्रचार। मैंने आपको भी बताया ना कि जो लोग होंगे ईसाई धर्म के जो लोग होंगे वो क्या कहेंगे कि आप हमारे ईसाई धर्म को अपना लीजिए, हम आपके जमीनों को जो छीनी गई थी उसे वापस दिला देंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ धर्म प्रचारक आते हैं, जैसे कि एक आते हैं आपके डॉक्टर नाट्रोट, एक आएंगे आपके लिमेंस और तीसरा बॉडी एंड, ठीक है। तो जो डॉक्टर नाट्रोट जो आते हैं वो एक जर्मन लूथरन होते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जर्मन लूथरन, ठीक है। और जो लिमेंस होते हैं वो क्या होते हैं, रोमन लूथरन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, एक धर्म प्रचारक होते हैं जो क्या करते हैं, सभी लोगों को ईसाई धर्म के में परिवर्तन के लिए क्या करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। ईसाई मिशनरी इनसे ईसाई बनने को कहते थे, इससे वे उनकी छीनी गई जमीनों को वापस दिला देंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं था, ठीक है। तो आदिवासियों को भी क्या लगता था कि कोई हमारे साथ खड़ा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था, बल्कि वो अपनी संख्या बढ़ा रहे थे, जो ईसाई जो मिशनरी होते हैं, ठीक है। देखिए ब्रिटिश शासन द्वारा दिकुओं जमींदारों का साथ देने के कारण आदिवासी जो होते हैं वो अंग्रेजी सरकार पर भरोसा नहीं करने लगते हैं, और जब वो थक जाते हैं चारों तरफ से तो वो क्या करते हैं, आदिवासियों को लड़ाई को खुद लड़ने का प्रयास करते हैं। यानी कि जब वो हार जाते हैं सभी तरफ से तो वो क्या चाहते हैं कि जो आदिवासी होते हैं वो अपनी लड़ाई को क्या करे, तो खुद लड़े। और आदिवासी जो वो निर्णय लेते हैं कि जितने भी विदेशी जो आए हैं और जितने भी परदेशी आए हैं सबको क्या कर दिया जाए, तो मार डाला जाए।
परिणामतः आदिवासियों ने 1892 ईस्वी में मिशनरियों व ठेकेदारों को मारने का निर्णय लिया, परंतु मजबूत नेतृत्व के अभाव में इस कार्य में सफल नहीं हो सके। ठीक है, जो होता क्या है कि 1892 में जो इन्होंने क्या सोचा कि अब तो हमारा कोई मदद करने वाला है नहीं, तो हमें खुद की मदद करनी होगी, यानी कि हमें खुद से लड़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ये क्या करते हैं, जितने भी मिशनरी होते हैं और ठेकेदार जितने भी होते हैं, सबको मारने का प्लान बना लेते हैं, लेकिन एक लीड करने वाला कोई भी नहीं होता है कि इन्हें क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, तो ये मतलब इन्हें विद्रोह तो करना था, लेकिन लीड करने वाला कोई नहीं था। इसकी वजह से यह जो विद्रोह है वो सफल नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ समय के बाद जो है आदिवासियों को एक कुशल नेतृत्वकर्ता के बारे में पता चलता है, जिनमें एक नाम आएगा आपका बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा का। ठीक है, वो क्या होंगे, तो बिरसा मुंडा के आने से क्या होता है ना कि सरदारी आंदोलन को एक नई दिशा मिल जाती है। कह सकते हैं क्या कि स्पष्ट तथा ठोस राजनीतिक कार्यक्रम मिल जाता है। और वो जो विद्रोह आंदोलन है, सरदारी आंदोलन, वो क्या होता है ना कि बिरसा मुंडा के आंदोलन में क्या हो जाता है, तो वो विलय हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि बिरसा मुंडा के आने से बिरसा मुंडा के आने से सरदारी आंदोलन को एक स्पष्ट तथा ठोस राजनीतिक कार्यक्रम मिल जाता है। ठीक है, और अंत में क्या होता है कि यह जो सरदारी आंदोलन है वो बिरसा मुंडा आंदोलन में क्या हो जाता है, तो विलय हो जाता है। ठीक है, आप नोट बना के एक क्या बोलते हैं कि एक फैक्ट लिख लीजिए कि सरदारी आंदोलन से ही पृथक झारखंड राज्य की परिकल्पना की गई थी। ठीक है, अभी जो झारखंड है जो बिहार से क्या है अलग है, तो इसी आंदोलन से क्या हुआ था कि झारखंड राज्य की एक पृथक मतलब एक रचना की परिकल्पना की गई थी। ठीक है, कि झारखंड राज्य क्या हो, एक अलग राज्य के रूप में उभरे। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा सरदारी आंदोलन। तो आप समझ सकते हैं कि जो सरदारी आंदोलन था, सरदारी आंदोलन वो क्या होता है, एक मिनट, सरदारी आंदोलन क्या होता है, एक तरह से भूमि आंदोलन होता है। भूमि आंदोलन, जब आदिवासी जो है अपने बातों को रखते हैं, यानी कि अपने मूल्यों की स्थापना करते हैं, तो एक प्रकार से ये पुनर्स्थापना आंदोलन भी बन जाता है। ठीक है, और जब ईसाई मिशनरी यहाँ पे इंटर करते हैं और जब क्या करते हैं, तो आदिवासियों को अपने धर्म में क्या करते हैं, परिवर्तन करवा दे या परिवर्तित कर देते हैं, तो एक प्रकार से यह राजनीतिक आंदोलन भी बन जाता है। राजनीतिक आंदोलन भी बन जाता है। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। चलिए, तो हमने सरदारी आंदोलन को 3 रूपों से देखा, भूमि आंदोलन, पुनर्स्थापना आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन। आगे हम चलते हैं, आगे जो है वो है हमारा सफाहोड़ आंदोलन, जिसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो 1870। ये शुरू कब हुआ, 1870 में। शुरू कब हुआ, 1870 में। ठीक है, सफाहोड़ का मतलब क्या होता है, तो सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। सिंगबोंगा क्या है, तो एक देवता है, और उनके प्रति क्या, आदिवासियों का समर्पण। ठीक है, इसके सफाहोड़ आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो कौन होते हैं, तो लाल हेम्ब्रम। कौन होते हैं, लाल हेम्ब्रम। इसे याद रखिएगा। ठीक है, कि सफाहोड़ आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो कौन होते हैं, लाल हेम्ब्रम, जिसे लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है, लाल बाबा।
ठीक है। इन्हें लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि लाल हेम्ब्रम को और किस नाम से जाना जाता है, या लाल बाबा को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको दोनों नाम क्या करना है, दोनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। सफाहोड़ आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है, तो आदिवासियों के धार्मिक व चारित्रिक उत्थान पर बल देना। हुआ क्या कि जब सरदारी आंदोलन के समय जो मिशनरी थे, ईसाई मिशनरी, वो क्या किए थे, ईसाई मिशनरी जो होते हैं वो क्या किए थे, जितने भी आदिवासी होते हैं उनका धर्म परिवर्तित करके वो क्या कर दिए, इन्हें भी ईसाई बना दिया गया था। तो इनका जो धर्म था ये तो खत्म हो रहा था, तो आदिवासियों को धार्मिक शिक्षा देना जरूरी था, ठीक है। तो इनका उद्देश्य क्या था, आदिवासियों को धार्मिक और चारित्रिक उत्थान पर बल देना, ठीक है, यानी कि उनको धर्म की धार्मिक शिक्षा देना, ठीक है। तो लाल बाबा ने इस आंदोलन में क्या किया, तो लाल बाबा ने इस आंदोलन में अपने अनुयायियों को राम नाम का मंत्र दिया और मांस मदिरा का सेवन करने से भी रोका, क्योंकि ये सब का सेवन करने से क्या होता है ना कि प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, हिंसक प्रवृत्ति हो जाती है और दिमाग भी शांत नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि जो मांसाहारी है वो सब उतना नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जो शराब ये सब भी है वो सब नहीं पीना चाहिए। इस आंदोलन में लाल बाबा ने संथाल परगना में देशों द्वारक दल की क्या की थी, स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि देशों द्वारक दल की स्थापना किसने की थी, तो लाल बाबा ने। देशों द्वारक दल की स्थापना किसने की थी, लाल बाबा ने, ठीक है, ताकि सभी अनुयायियों को एकजुट किया जा सके, यानी कि एक छत्र के नीचे क्या किया, इन्हें लाया जा सके, उन्हें कुछ समझाया जा सके, ठीक है। इसकी वजह से क्या किया गया था, तो देशों द्वारक दल की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस आंदोलन में उनके सहयोगी कौन कौन थे, तो पैका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिकलाल सोरेन, भत्तू सोरेन और बंगम मांझी। तो इनको तो आपको याद ही रखना है कि सहयोगी कौन कौन थे, पैका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिकलाल सोरेन, भत्तू सोरेन और बंगम मांझी। तो बंगम मांझी जो होते हैं इस विद्रोह के प्रमुख नेता होते हैं, इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन होते हैं, बंगम मांझी, ठीक है। और इस आंदोलन का जो संबंध है वो किससे था, तो संथाल जनजातियों से था। इस आंदोलन का संबंध किससे था, संथाल जनजातियों से, ठीक है। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था, तो संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना। इस आंदोलन का संबंध किससे था, संथाल जनजातियों से, ठीक है। और इस आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था, धार्मिक पवित्रता पर बल देना, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि उद्देश्य क्या था इस आंदोलन को करने का, तो आदिवासियों के धार्मिक व चारित्रिक उत्थान पर बल देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये सारी चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। आज आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करना पड़ा होगा, साथ साथ में लिखना नहीं पड़ा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप वहाँ इसे कलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप इसे नोट्स में लिख सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।